नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र निखिल प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है इज स्टैमरिंग ए लैक ऑफ एबिलिटी और एन इंटरफेरेंस विथ आवर स्पीकिंग एबिलिटी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप सभी को एक कॉमन मिसकंसेप्शन के बारे में बताऊंगा जो कि हम सबके दिमाग में मौजूद है। वह कॉमन मिसकंसेप्शन यह है कि स्टैमरिंग एक लैक ऑफ एबिलिटी है। जब हम किसी हकलाने वाले को हकलाता हुआ देखते हैं तो हम सिंपली ये जज कर बैठते हैं कि उसके अंदर लैक ऑफ स्पीकिंग एबिलिटी है, वह ठीक से बोल नहीं पा रहा है तो उसके अंदर एबिलिटी की कमी है। पर यह पूरा सच नहीं है। स्टैमरिंग के केस में यह एक लैक ऑफ एबिलिटी नहीं है बल्कि इंटरफेरेंस विद द स्पीकिंग एबिलिटी है। अगर आपको यह बात अच्छे से समझनी है तो यह वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि यह वीडियो आपकी थिंकिंग प्रोसेस और माइंडसेट बदल के रख देगा। दोस्तों, जो भी लोग हकलाते हैं या जो भी लोग किसी हकलाने वाले को पहचानते हैं तो आप सबने यह ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा कि हकलाने वाला कभी भी हमेशा नहीं हकलाता है। हकलाने वाला कभी कभी या तो बहुत ज़्यादा हकलाता है या कभी कभी नॉर्मल वे में हकलाता है या कभी कभी बिल्कुल भी नहीं हकलाता है। यानी कि हमेशा उसको स्टैमरिंग नहीं होती है और सीवियरिटी ऑफ स्टैमरिंग भी हमेशा डिफरेंट होती है। अगर उसे किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रख दिया जाए तो वह काफ़ी ज़्यादा हकलाएगा और काफ़ी ज़्यादा स्टैमर करके बोलेगा। अगर उसे कम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अगर रख दिया जाए तो आप देखेंगे कि वह थोड़ा कम हकलाएगा और मॉडरेट लेवल में हकलाते हुए अपनी बातों को कह पाएगा। और अगर वह बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं है और 100% स्ट्रेस फ्री है तो आप देखेंगे कि वह बिल्कुल भी नहीं हकला रहा है और आराम से कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को कह पा रहा है। यानी कि डिफरेंट सिचुएशंस में उसकी सीवियरिटी ऑफ स्टैमरिंग भी डिफरेंट रहती है। कभी उसकी स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा मॉडरेट हो जाती है और कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और सीवियरिटी ऑफ स्टैमरिंग हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। तो बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता है कि हमेशा ऐसा कैसे हो सकता है। अगर किसी को स्टैमरिंग हो तो उसे हमेशा स्टैमरिंग होनी चाहिए, है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि कभी उसकी स्टैमरिंग सीवियर हो जाए, कभी स्टैमरिंग मॉडरेट हो जाए और कभी बिल्कुल भी वह स्टैमर ना करे बल्कि फ्लुएंटली बोले। तो यह बात बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है। जो लोग हकलाते हैं उनको भी यह बात समझ में नहीं आती है कि जब वह अपनी कंफर्ट जोन में होते हैं, जब वह अपने बंद कमरे में होते हैं तो कैसे कॉन्फिडेंटली वह कोई भी बात आराम से कह पाते हैं। और जबकि वही बात अगर उनको माइक में जो है हजारों लोगों के बीच में बोलना पड़े तो शायद वह एक भी बात नहीं बोल पाएंगे और एक भी शब्द बोल पाना उनके लिए मुश्किल होगा। तो यह बात हकलाने वाले को खुद भी समझ में नहीं आती है कि ऐसा उसके साथ कैसा हो रहा है। जब वो अपने कंफर्ट जोन में होता है, अपने लोगों के बीच में होता है तो वो कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को कह पाता है। और जबकि अगर उसे किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रख दिया जाए जहाँ पे उसे बहुत सारे लोगों के बीच में कुछ बोलना हो, है ना, माइक में अगर कुछ कहना हो तो वह कुछ बोल नहीं पाता है और एक भी शब्द आसानी से वह अपनी बातों को सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाता है। तो यह सीवियरिटी ऑफ स्टैमरिंग डिफरेंट केसेस में कैसे डिफर करती है यह बहुत सारे लोगों के समझ के परे है। दोस्तों, अब मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। समझ लीजिए कि कोई दिव्यांग व्यक्ति है जो कि बचपन से ही चल नहीं पाते हैं और अगर कहीं भी आना जाना हो तो वह बैसाखी की मदद से चलते हैं और बिना बैसाखी के वह चल नहीं पाते हैं। तो बिना बैसाखी के सहारे से उनके लिए चल पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि किसी किसी सिचुएशन में वह बिना बैसाखी के भी चल पाते होंगे? समझ लीजिए कि कभी ऐसा सिचुएशन आया कि वह बैसाखी छोड़ करके
धीरे धीरे चल पा रहे हैं, या कभी ऐसा भी सिचुएशन आया कि वह बैसाखी छोड़ करके धीरे धीरे तो क्या वह दौड़ भी पा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक दिव्यांग आदमी ऐसा कर सकता है कि कभी कभी वह बैसाखी के सहारे चल रहा है, और कभी कभी वह बैसाखी छोड़ करके धीरे भी चल पा रहा है, और कभी वह धीरे तो क्या वह दौड़ भी पा रहा है और बहुत तेजी से दौड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पाना संभव है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर कोई दिव्यांग आदमी है और अगर कोई बैसाखी के सहारे चलता है तो हमेशा वह बैसाखी की मदद से ही चल पाएगा, और ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कभी वह धीरे भी चल पाए बिना बैसाखी के सहारे से, और कभी वह दौड़ भी पाए जैसे आम लोग दौड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी कर पाना संभव नहीं है। तो स्टैमरिंग के केस में ऐसा कैसे संभव है? स्टैमरिंग के केस में हमने यह देखा है कि कभी कभी हकलाने वाला बहुत ज़्यादा भी हकलाता है, बहुत कम भी हकलाता है, और कभी कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि वह हकलाता भी है। बहुत ही फ्लुएंट मैनर में वह सबके सामने बोलता है। तो हकलाने के केस में ऐसा संभव कैसे है? हकलाने के केस में ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि हकलाना कोई डिसेबिलिटी नहीं है, यह कोई डिजीज़ नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है। बस यह एक वीकनेस है, एक साइकोलॉजिकल इशू है और एक न्यूरोलॉजिकल इशू है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो मेरा कहने का यह मतलब था कि अगर स्टैमरिंग एक इनेबिलिटी होती, एक डिसेबिलिटी होती, तो हमेशा हम लोग हर परिस्थिति में हकला रहे होते हैं, चाहे हम अपनी कंफर्ट जोन में होते हो, चाहे अपनी कंफर्ट जोन के बाहर होते हो। पर ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। हम लोग उल्टा यह देखते हैं कि जब हम लोग अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तो बहुत ही फ्लुएंटली और बहुत ही एफर्टलेसली हम लोग कुछ भी बोल पाते हैं, पर वही चीज़ अगर लोगों के सामने बोलना हो तो हमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो बोलने का यह मतलब है कि अगर यह एक इनेबिलिटी होती, एक डिसेबिलिटी होती, तो हर परिस्थिति में हम लोग इक्वली हम लोग उसी सीवियरिटी से हकला रहे होते जिस सीवियरिटी से हम लोग हमेशा हकलाते आ रहे थे। पर ऐसा नहीं होता है। कभी हकलाना हमारा मॉडरेट होता, कभी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता बहुत, और कभी हम लोग बहुत ही फ्लुएंट हो जाते हैं, बहुत एफर्टलेसली हम लोग अपनी बातों को कह पाते हैं। तो हकलाना एक इनेबिलिटी नहीं है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि हकलाना क्या है? हकलाने को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दोस्तों, हम लोग हकलाने को इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हर किसी के पास एक नॉर्मल स्पीच है। जो लोग हकला रहे हैं या जो लोग नॉर्मल स्पीकर्स होते हैं, सभी के पास एक नॉर्मल स्पीच होती है ना, एक एफर्टलेस स्पीच होती है। और हमेशा से कोई हकलाता हुआ पैदा नहीं होता है। हर किसी के पास एक नॉर्मल एफर्टलेस स्पीच होती है। पर जो लोग हकलाते हैं उनके केस में क्या होता है कि उनके स्पीच के साथ काफ़ी इंटरफेरेंस होती है, काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जिस का कारण से नॉर्मल स्पीच होते हुए भी हकलाने वाला व्यक्ति एफर्टलेसली और आराम से बोल नहीं पाता है, बल्कि उसे काफ़ी ब्लॉकेजेस होती है और बहुत ही स्टैमरिंग होती है। तो हकलाने के केस में यह कोई इनएबिलिटी नहीं है, बल्कि जो इंटरफेरेंस है विथ हिज स्पीकिंग एबिलिटी। हर किसी के पास एक नॉर्मल स्पीच होती है, पर जो व्यक्ति हकलाते हैं उनके केस में क्या होता है कि उनके नॉर्मल स्पीच के साथ इंटरफेरेंस होती है और बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इस वजह से वह एफर्टलेसली और बिना स्टैमरिंग के, बिना ब्लॉकेजेस के वह आराम से कुछ भी नहीं कह पाते हैं। दोस्तों, जब हकलाने वाली की जो इंटरफेरेंस है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एग्जाइटी बढ़ जाती है, तब हम लोग देखते हैं कि उसकी यह इंटरफेरेंस भी बहुत बढ़ गई है, और इंटरफेरेंस बढ़ने के बाद उसकी स्टैमरिंग लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब वह लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस फ्री रहता है और काफ़ी जो है अपना स्ट्रेस लेवल उसका लो रहता है, तो हम लोग देखते हैं कि उसका इंटरफेरेंस भी बहुत लो हो चुका होता है और बहुत ही आराम से और फ्लुएंटली वो बातों को कह पाता है। तो हमारी जो स्टैमरिंग है ना, जो लोग हकलाते हैं उनकी जो स्टैमरिंग होती है वह डिपेंड करती है
उसके इंटरफेरेंस के ऊपर, ना कि उसकी एबिलिटी के ऊपर, क्योंकि एबिलिटी तो पहले से ही उसके अंदर मौजूद थी। पर ड्यू टू एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड नर्वसनेस उसकी इंटरफेरेंस काफ़ी बढ़ जाती है। और इंटरफेरेंस बढ़ने के बाद में उसकी स्टैमरिंग भी बढ़ जाती है और वह वह कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली कुछ भी बोल नहीं पाता है। दोस्तों, जब हकलाने वाले की जो इंटरफेरेंस है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एग्जाइटी बढ़ जाती है, तब हम लोग देखते हैं कि उसकी यह इंटरफेरेंस भी बहुत बढ़ गई है। और इंटरफेरेंस बढ़ने के बाद उसकी स्टैमरिंग लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब वह लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस फ्री रहता है और काफ़ी जो है अपना स्ट्रेस लेवल उसका लो रहता है, तो हम लोग देखते हैं कि उसका इंटरफेरेंस भी बहुत लो हो चुका होता है और बहुत ही आराम से और फ्लुएंटली वो बातों को कह पाता है। तो हमारी जो स्टैमरिंग है ना, जो लोग हकलाते हैं उनकी जो स्टैमरिंग होती है वह डिपेंड करती है उसके इंटरफेरेंस के ऊपर, ना कि उसकी एबिलिटी के ऊपर, क्योंकि एबिलिटी तो पहले से ही उसके अंदर मौजूद थी। पर ड्यू टू एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड नर्वसनेस उसकी इंटरफेरेंस काफ़ी बढ़ जाती है। और इंटरफेरेंस बढ़ने के बाद में उसकी स्टैमरिंग भी बढ़ जाती है और वह कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली कुछ भी बोल नहीं पाता है। दोस्तों, जो लोग हकलाते हैं तो उन्होंने अपनी स्टैमरिंग के साथ ये ऑब्जर्वेशन किया होगा कि स्टैमरिंग हमेशा एक कॉम्बो पैक की तरह उनके लाइफ में मौजूद रहती है। कॉम्बो पैक बोलने का यहाँ मतलब है कि अगर एक चीज़ आता है तो उसके साथ दूसरा ज़रूर मौजूद होता है। वो हमेशा एक कॉम्बिनेशन में होता है, एक कॉम्बो पैक की तरह होता है। और स्टैमरिंग एक कॉम्बो पैक की तरह आप समझ सकते हैं। अगर किसी को स्टैमरिंग हो रही है तो स्टैमरिंग के साथ एंग्जाइटी, नर्वसनेस और पैल्पिटेशन भी होना संभव है। बिना एंग्जाइटी, नर्वसनेस और पैल्पिटेशन के स्टैमरिंग हो पाना संभव नहीं होता है। जो भी लोग हकलाते हैं वह इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए हकलाने वाला किसी के सामने कह रहा है, कुछ बातें बता रहा है, तो वह अपने अंदर ये ऑब्जर्व किया होगा कि बोलते वक्त उसे या तो पैल्पिटेशन हो रहा है, नर्वसनेस हो रही है या एंग्जाइटी हो रही है। और इन सब फैक्टर्स के कारण ही उसे स्टैमरिंग हो रही है। अगर उसे पैल्पिटेशन, नर्वसनेस और एंग्जाइटी अगर नहीं हो रही होती तो हो सकता था कि वह उस बातों को फ्लुएंटली बोल सकता था और बिना स्टैमरिंग के वह आसानी से अपनी बात सामने वाले से कह पाता था। पर जो लोग हकलाते हैं वह इस चीज़ को समझते हैं कि स्टैमरिंग एक कॉम्बो पैक है। अगर किसी को स्टैमरिंग हो रही है तो स्टैमरिंग के साथ नर्वसनेस, एंग्जाइटी और पैल्पिटेशन होना संभव है और ये होना ही है। दोस्तों, अगर कोई हकलाने वाला चाह कर भी हकलाने की कोशिश करे बिना एंग्जाइटी के, बिना पैल्पिटेशन के और बिना नर्वसनेस के, तो वह अपने अंदर यह देखेगा कि बिना इन सब 3 फैक्टर्स के वह चाह कर के भी नहीं हकला पा रहा है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले और कितनी भी वह अपने आप को आजमा ले, अगर उससे पैल्पिटेशन, नर्वसनेस और एंग्जाइटी नहीं हो रही है तो चाह कर के भी वह किसी के सामने नहीं हकला पाएगा। क्योंकि जो भी लोग हकलाते हैं उनके हकलाने के पीछे ये 3 फैक्टर्स मौजूद हैं, अपनी एंग्जाइटी, पैल्पिटेशन और नर्वसनेस। अगर ये चीज़ उस वक्त उसके अंदर हावी नहीं हो रही है, उसके ऊपर हावी नहीं हो रही है, तो वह देखेगा कि वह जितनी भी कोशिश कर ले, चाह कर के भी वह हकला नहीं रहा है और उसकी आवाज़ बिल्कुल फ्लुएंट मैनर में बाहर निकल रही है। जैसे एक नॉर्मल स्पीकर की आवाज़ फ्लुएंट मैनर में बाहर निकलती है, तो उसकी भी आवाज़ उसी नॉर्मल वे में एक फ्लुएंट मैनर में बाहर निकल रही है, अगर उसे नर्वसनेस, एंग्जाइटी और पैल्पिटेशन नहीं हो रही है। क्योंकि यही 3 फैक्टर है जो इंसान के ऊपर हावी होती है और उसके नॉर्मल स्पीच को इंटरफेयर करती है और उसे जो है हकलाने के लिए वह कंपेल करती है। अगर यह 3 चीज़ उसके ऊपर हावी ना हो तो वह देखेगा कि एक एफर्टलेस मैनर में अपनी बातों को वो कह पा रहा है और उसकी नॉर्मल आवाज़ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो रही है। तो जो भी लोग बहुत ज़्यादा हकला रहे हैं
और वह हकलाने को ठीक करने के लिए लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? उनका मेन मोटो यह होना चाहिए कि उनको अपने नॉर्मल स्पीच से इंटरफेरेंस को हटाना है, ना कि कोई एबिलिटी को गेन करना है। क्योंकि हम सभी को अब पता लग गया है कि जो स्टैमरिंग है वह एक नॉर्मल स्पीच में इंटरफेरेंस होती है, ना कि कोई इनएबिलिटी होती है। तो जो भी लोग इसके लिए अभ्यास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनको यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि उनके पास पहले से ही नॉर्मल स्पीच है, नॉर्मल वॉइस है, पर उस नॉर्मल वॉइस में बहुत सारे इंटरफेरेंस है और उस इंटरफेरेंस की वजह से वह सालों से हकला रहे हैं। अगर वह प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनका मेन उद्देश्य यह होना चाहिए कि उस इंटरफेरेंस को अपने वॉइस से हटाएं, ना कि कोई एबिलिटी अपने अंदर लेके आए, क्योंकि पहले से ही उनके अंदर स्पीकिंग एबिलिटी मौजूद है और उस स्पीकिंग एबिलिटी को अफेक्ट कर रही है वो सब इंटरफेरेंस, जैसे कि मैंने बताया एंग्जाइटी, नर्वसनेस एंड पैल्पिटेशंस। दोस्तों, जो भी लोग इस बात से हमेशा दुखी रहते हैं कि उनके अंदर बोलने की एबिलिटी नहीं है और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो यह वीडियो एक आई ओपनर है उन लोगों के लिए जो कि समझते हैं कि उनके अंदर लैक ऑफ स्पीकिंग एबिलिटी है, जो कि सच नहीं है। कोई भी व्यक्ति बचपन से हकलाने को लेकर के पैदा नहीं होता है, कोई भी हकलाहट के साथ पैदा नहीं होता है, बल्कि हर कोई एक नॉर्मल वॉइस के साथ पैदा होता है। सबकी स्पीच स्टार्टिंग से नॉर्मल होती है, पर वक्त बीतते साथ क्या होता है कि जो हमारे वॉइस से एसोसिएटेड जो इंटरफेरेंस है, जैसे कि मैंने बताया एंग्जाइटी, नर्वसनेस, पैल्पिटेशन, जब हमारे अंदर कुछ ज़्यादा ही हावी होती है, हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा हावी होने लगती है, तो यह बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन करती है हमारे नॉर्मल फ्लो ऑफ स्पीच में। और जब यह ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाती है तो हम लोग देखते हैं कि हमारी स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हम लोग नॉर्मली बाकी लोगों के जैसे नॉर्मली हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे अंदर तो स्पीकिंग एबिलिटी ही नहीं है, जो कि सच नहीं है। हर हकलाने वाला जो है एक नॉर्मल स्पीच के साथ पैदा होता है और उसे यह लगता है कि वह जो है उसके अंदर स्पीकिंग एबिलिटी की कमी है, वह बाकी लोगों के जैसे फ्लुएंटली और नॉर्मली बोल नहीं सकता है। तो स्टैमरिंग क्योर का क्या राज है? स्टैमरिंग क्योर का राज यह है कि जो हमें इंटरफेरेंस महसूस होती है अपने नॉर्मल फ्लो ऑफ स्पीच में, हमें उस इंटरफेरेंस को हटाना है। अगर हम लोग अपने स्पीच में, नॉर्मल फ्लो ऑफ स्पीच में जो इंटरफेरेंस हो रही है उसे हटाने में अगर सफल हो सकते हैं, तो हम लोग स्टैमरिंग क्योर में भी सफल हो जाएंगे। क्योंकि अब हमें यह समझ में आ गया है कि स्टैमरिंग क्योर जो है ये कोई एबिलिटी ऑफ स्पीच नहीं है, है ना। हमें कोई एबिलिटी सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से स्पीकिंग एबिलिटी मौजूद है ना। और हर कोई एक नॉर्मल फ्लो ऑफ स्पीच के साथ, स्पीकिंग एबिलिटी के साथ ही पैदा होता है, कोई हकलाहट को लेकर के पैदा नहीं होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि वक्त बीतते साथ हमारे जो वॉइस से एसोसिएटेड जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ते जाती है और हमारे ऊपर हावी होते जाती है, जिस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा स्टैमरिंग होती है और हमें कहीं ना कहीं ऐसा मिसकंसेप्शन हो जाता है कि हमारे पास स्पीकिंग एबिलिटी ही नहीं है। तो स्टैमरिंग क्योर का राज अंत में यह है कि आप अपनी वॉइस से एसोसिएटेड जो भी इंटरफेरेंस है उसको हटाने की कोशिश करें, क्योंकि स्पीकिंग एबिलिटी पहले से आपके पास मौजूद है और आपको उसको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, स्टैमरिंग को समझने के लिए मेरे पास कुछ और एग्जाम्पल है। समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वह नॉर्मल ढंग से चल सकता है, वह एक हेल्दी इंसान है और वह नॉर्मली चल सकता है, पर मैंने क्या किया है कि उसके शूज़ के लेस को आपस में बांध दिया है। तो क्या आपको लगता है कि शूज़ के लेस बांधने के बाद वह नॉर्मली चल पाएगा? नहीं, वह नॉर्मली नहीं चल पाएगा। अगर वह जो है अपने शूज़ को उतारते तो भले वो नॉर्मली चल पाए या दौड़ भी पाए, पर अगर वह शूज़ को पहने रहेगा और
मैंने अगर उसके शूज़ के लेस को बांध दिया तो वह नॉर्मली नहीं चल पाएगा, भले वो एक हेल्दी इंसान हो, वह फिट इंसान हो और उसके दोनों पैर स्वस्थ हो, तब भी वह नॉर्मली नहीं चल पाएगा। तो यहाँ इस एग्जांपल से आप स्टैमरिंग को भी विजुलाइज कर सकते हैं। अगर हमारे नॉर्मल स्पीच में, नॉर्मल फ्लो ऑफ स्पीच में अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि हम लोग एफर्टलेसली बोल पाएंगे? नहीं, हम लोग एफर्टलेसली नहीं बोल पाएंगे। जब तक उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग नहीं हटाते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं, तब तक इस नॉर्मल नॉर्मल फ्लो ऑफ स्पीच को अचीव करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, एक और एग्जाम्पल से स्टैमरिंग को समझते हैं। समझ लीजिए कि एक नॉर्मल इंसान है और वह नॉर्मली सुन सकता है, उसके अंदर सुनने की एबिलिटी पहले से मौजूद है। पर अगर किसी ने उसके कान में रुई ठूस दिया हो, तो क्या आपको लगता है कि उस तक आवाज़ पहुंच पाएगी? हाँ, आवाज़ थोड़ी बहुत पहुंचने की पहुंच जाएगी, पर वह साफ साफ सुन नहीं पाएगा क्योंकि उसके कान में रुई ठूस दी गई है। तो रुई एक ऑब्स्ट्रक्शन है, एक इंटरफेरेंस है, और उस इंटरफेरेंस के कारण वहाँ नॉर्मली कुछ भी सुन नहीं पा रहा है। अगर उसके इंटरफेरेंस को उसके कानों से निकाल दिया जाए, है ना, जो रुई उसके कानों में ठूसी गई है, उस इंटरफेरेंस को, ऑब्स्ट्रक्शन को उसके कानों से निकाल दिया जाए, तब वह नॉर्मली और आसानी से कुछ भी सुन पाएगा। वैसे ही हमारी स्टैमरिंग भी है। अगर जब तक वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हमारी स्पीच में मौजूद रहेगी, तब तक हम लोग नॉर्मली कुछ भी बोल नहीं पाएंगे, जैसा कि वो आदमी सुन नहीं पाएगा जो आदमी के कानों में रुई ठूस दी गई हो। दोस्तों, आइए स्टैमरिंग को एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई इंसान है और उसकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ है और वह नॉर्मली कुछ भी देख सकता है, पर समस्या यह है कि उसकी आईलिड्स बंद है और आईलिड्स खुल नहीं पा रही है। तो क्या आपको लगता है कि बंद आईलिड से वह कुछ भी देख पाएगा? नहीं, वह बंद आईलिड से कुछ भी देख नहीं पाएगा। भले उसकी आंखें जो स्वस्थ है और उसके अंदर देखने की एबिलिटी है, पर आईलिड्स बंद होने की वजह से वह कुछ भी देख नहीं पाएगा। और जब तक जो है उसकी आईलिड्स खोल नहीं दी जाए, तब तक वह नॉर्मली कुछ भी देख नहीं पाएगा। तो आईलिड्स जो है एक ऑब्स्ट्रक्शन है कि वहाँ उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नॉर्मली देख नहीं पा रहा है। भले उसके अंदर देखने की एबिलिटी है, पर उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण इंटरफेरेंस हो रही है और वह नॉर्मली लोगों को या कुछ भी देख नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, अगर हम सभी स्टैमरिंग को ठीक करने में लगे हुए हैं, तो हमें राइट कॉन्सेप्ट के साथ लाइफ में आगे बढ़ना होगा। जब तक हम लोग राइट कॉन्सेप्ट के साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारे मन में एक राइट कॉन्सेप्ट, एक राइट एटीट्यूड होना चाहिए। बिना राइट कॉन्सेप्ट के और बिना राइट एटीट्यूड के इस बड़ी प्रॉब्लम को ठीक कर पाना संभव नहीं है। जब तक हमारा एटीट्यूड और हमारा कॉन्सेप्ट सही रहता है, तब तक हम लोग देखेंगे कि यहाँ हमारे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं रह गई है। पर अगर हमारा कॉन्सेप्ट ही सही ना हो और अगर हमारा एटीट्यूड सही ना हो, तो यह बड़ी समस्या बड़ी बन के रह जाएगी और उसको कभी भी हम लोग हल नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई स्टैमरिंग क्योर के लिए आगे बढ़ रहा है और इसके लिए मेहनत कर रहा है, तो उसके मन में एक राइट कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए और एक राइट एटीट्यूड भी होना चाहिए। दोस्तों, जो भी लोग हकलाते हैं, तो उन्हें अपने नॉर्मल स्पीच में जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसे तो हटाना ही पड़ेगा, पर साथ में जो उसका एक हैप्पी लाइफस्टाइल है और उस हैप्पी लाइफस्टाइल में जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो इंटरफेरेंस है, तो उसे भी हटाना पड़ेगा। बिना उस हैप्पी लाइफस्टाइल के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन को हटाए बिना वह एक हैप्पी लाइफस्टाइल नहीं जी पाएगा। एक हैप्पी लाइफस्टाइल के बीच में बहुत सारे इंटरफेरेंस आते हैं, जैसे कि वर्क प्रेशर, पीयर प्रेशर, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, पैल्पिटेशन, बहुत सारे ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटरफेरेंस है, जो कि उसके हैप्पी लाइफस्टाइल के बीच में आते हैं। तो उसे इस पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि स्टैमरिंग क्योर के लिए एक हैप्पी लाइफस्टाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिना हैप्पी लाइफस्टाइल के स्टैमरिंग को ठीक कर पाना संभव नहीं है। उसे अपने नॉर्मल फ्लो ऑफ स्पीच में आने वाले ऑब्स्ट्रक्शन पर भी काम करना पड़ेगा और साथ में एक हैप्पी लाइफस्टाइल के बीच में आने वाले इंटरफेरेंस पर भी काम करना पड़ेगा। तो अगर वह यह सब
करता है तो वह देखेगा कि उसका लाइफ बहुत ही सुखमय और आनंदमय हो गया है, और स्टैमरिंग उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है, और उसने स्टैमरिंग को ओवरकम कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा यह वीडियो बाकी मित्रों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए।